एक गांव में दो भाई बहुत ही प्रेम पूर्वक रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था। वह दोनों खेतों में सब्जी उगाने का काम किया करते थे, लेकिन बड़ा भाई बहुत ही समझदार था, इसलिए झोपड़ी बनाकर खेत में ही खेतों की रखवाली किया करता था। और सुरक्षा के लिए उसने खेतों के चारों ओर अपनी रस्सी बांध रखी थी, ताकि कोई पशु आकर सब्जियों को नुकसान न पहुंचा सके। एक दिन ध्यानचंद अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था तो राजा और राजा के लोग आकर ध्यानचंद से कहने लगे कि भाई ध्यानचंद, यहाँ से कोई जंगली पशु निकल कर गया है क्या? वह हमारा शिकार था। ध्यानचंद राजा से कहने लगा कि महाराज, पशु तो ज़रूर गया है, लेकिन वह शिकार आपके लायक नहीं था। राजा ने ध्यानचंद से कहा कि वह हमारे लायक क्यों नहीं था ध्यानचंद? तो ध्यानचंद ने बताया कि वह पशु मादा था और गर्भवती भी था, इसलिए वह आपके योग्य नहीं था। राजा ने ध्यानचंद को बड़ी हैरानी से देखा और अपने मंत्रियों को उसके पीछे दौड़ने के लिए कहा। और राजा ने सिपाहियों से कहा कि उस पशु को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वह नर है या मादा। हिरण थोड़ी सी देर दौड़ने के बाद थक गया और वहीं झाड़ियों में कहीं छिपकर बैठ गया। राजा के लोगों ने हिरण को देख लिया और हिरण को वहीं पर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हिरण मादा थी और वह गर्भवती भी थी, तो राजा को बहुत ही हैरानी हुई और हिरण को जिंदा ही छोड़ दिया और वापस ध्यानचंद के पास ध्यानचंद के खेतों में आ गई। ध्यानचंद से राजा कहने लगे कि ध्यानचंद, तुम अंधे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि यह पशु मादा है और गर्भवती है? तो ध्यानचंद बड़े ही सरल स्वभाव से कहने लगे कि महाराज, वह हिरण रस्सी को तोड़ते हुए मेरे खेतों में आया था, क्योंकि मैंने रस्सी टूटने की आवाज़ सुन ली थी। अगर नर हिरण होता या मादा हिरण बिना गर्भवती होता तो रस्सी के ऊपर से ही रस्सी को लांघ जाता। वह तोड़ते हुए इसलिए आई क्योंकि उसने अपने बच्चे का भी ध्यान रखना था और अपना भी ध्यान रखना था, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि वह मादा पशु गर्भवती है और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वह रस्सी को तोड़ते हुए खेतों में से निकल गई। अब राजा अपने महलों में चला गया और रात को राजा को नींद नहीं आई। ध्यानचंद के अंधा होने के बाद भी ध्यानचंद में इतना ज्ञान है कि उसने इतनी सटीक जानकारी कैसे दे दी। अब अगले दिन ध्यानचंद को राजा ने राजमहल में बुलवाया और राजा से ध्यानचंद थोड़ा सा घबरा गया कि राजा ने मुझे क्यों बुलवाया है। राजा ने ध्यानचंद से कहा कि ध्यानचंद, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, बस मेरे एक प्रश्न का सही जवाब और दे दो। ध्यानचंद ने कहा कि पूछो महाराज। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी पत्नी के बारे में बताओ, वह पतिव्रता है या नहीं? ध्यानचंद ने थोड़ा सा समय राजा से मांगा और अगले दिन बताने के लिए कहा। अगले दिन ध्यानचंद ने कहा कि महारानी का इंतजाम और मेरा एकांत में मिलने के लिए एक कमरे में मुझे और महारानी को भेज दें। महारानी और ध्यानचंद को एक कमरे में भेज दिया गया। तो ध्यानचंद ने महारानी से कहा कि महारानी जी, मेरे हाथ की कलाई पकड़ कर देखना जरा। महारानी को तो बहुत ही गुस्सा आ गया, एक तो यह अंधा और ऊपर से मुझे कलाई पकड़ने के लिए कह रहा है। रानी ने आओ देखा ना ताओ और ध्यानचंद को मुक्कों से, लातों से, घुस्सों से लाल पीला कर दिया। ध्यानचंद ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई और भाग गया। अब राजा ने ध्यानचंद से पूछा कि मेरे सवाल का जवाब तो दो। तो ध्यानचंद ने कहा कि आपकी रानी पतिव्रता नहीं है। अब राजा गुस्से से तलवार लेकर रानी के पास गया और रानी से कहने लगा, अगर रानी तुमने सच बोला तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अगर आपने झूठ बोला तो मैं आपको जान से इसी टाइम मार दूंगा, इसलिए आप सच बताएं। रानी ने कहा कि महाराज, मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा दौड़ते हुए ध्यानचंद के पास आया
और ध्यानचंद से पूछने लगा कि आपको कैसे पता चला कि मेरी रानी पतिव्रता नहीं है। तो ध्यानचंद ने राजा से कहा कि महाराज, कोई भी स्त्री दूसरे पुरुष के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोच सकती जो पतिव्रता होती है, लेकिन रानी ने तो मुझे लात घूंसों से मार ही डाला। मैं तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ, इसलिए वह पतिव्रता नहीं है। अब राजा ध्यानचंद के ज्ञान से और भी हैरान हो गया और ध्यानचंद को खेतों में भेज दिया। अब तीसरे दिन राजा ने ध्यानचंद को फिर बुलवाया कि मेरे एक प्रश्न का जवाब और दे दे ध्यानचंद। ध्यानचंद ने कहा कि पूछो महाराज। ध्यानचंद जी, ये बताओ कि मैं अपने पिता की ही औलाद हूँ या किसी और की। अब तो ध्यानचंद बिल्कुल ही घबरा गया कि राजा ने तो मुझे मारने का ही इंतजाम कर रखा है। तो ध्यानचंद राजा से कहने लगे कि महाराज, आप उत्पन्न तो अपने पिता से ही हैं, आप अपने पिता की ही औलाद हैं, लेकिन एक कंजूस की परछाई आपके ऊपर पड़ी हुई है, इसलिए आप ऐसा व्यवहार सभी के साथ करते हैं। अब राजा अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ को कहने लगा कि माँ, यह सच सच बताओ कि मैं अपनी पिता की ही औलाद हूँ या किसी और की। अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं आपके सामने ही आत्महत्या करके मर जाऊँगा और आप देखती रह जाएंगी। अब राजा की माँ ने कहा कि बेटा, आप अपने पिता की ही औलाद हो, लेकिन एक कंजूस सेठ की परछाई आपके ऊपर पड़ी हुई है। जब तू मुझे होने वाला था, गर्भ में था, तो एक कंजूस सेठ महल में आया था और उसकी परछाई तेरे ऊपर गिर गई थी, इसलिए तुम थोड़े से कंजूस हो और सबसे कंजूसपने का व्यवहार करते हो। राजा अपनी माँ की बात सुन के ध्यानचंद के पास आया और ध्यानचंद से पूछने लगा कि ध्यानचंद, यह बताओ कि आपको कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस सेठ की परछाई पड़ी हुई है। तो ध्यानचंद बड़े ही सरल स्वभाव से कहने लगे कि महाराज, इसमें तो मुश्किल सवाल कोई था ही नहीं, क्योंकि मैंने आपके 2 सवालों के सही जवाब दिए, एक तो हिरण वाला और एक आपकी रानी वाला, लेकिन आपने मुझे 1 फूटी कौड़ी तक भी नहीं दी, जबकि दूसरा राजा होता तो मुझे माला माल कर देता। रही बात आपके अपने पिता से उत्पन्न होने की, तो उसमें तो कुछ संदेह है ही नहीं, क्योंकि आप बहुत ही दयावान और प्रतापी राजा हो। जैसे पहले आपके पिता हुआ करते थे, आप बिल्कुल वैसे ही हो, लेकिन कंजूस सेठ की परछाई पड़ने से आप कंजूस हो गए हो, इसमें तो कोई मुश्किल सवाल था ही नहीं। राजा ध्यानचंद के ज्ञान से बहुत ही खुश हो गया और ध्यानचंद को उसने अपने सलाहकार के रूप में राजमहल में रख लिया। अब ध्यानचंद राजा के बराबर वाले आसन पर बैठ जाते और राजा को बड़ी ही अच्छी सलाह देते। राजा उनकी सलाह से ही काम किया करते थे, क्योंकि ध्यानचंद आँखों से अंधा जरूर था, लेकिन उसमें अंदर का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा था। उसकी सलाह से राजा सही काम करता और प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ध्यानचंद की सलाह मानकर राजा थोड़ा सा कंजूस होने के कारण प्रजा का ध्यान कम रखता था, और ध्यानचंद की सलाह देने के बाद वह प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगा और धीरे धीरे उसने अपना कंजूसपना भी छोड़ दिया। इसलिए प्रजा बहुत ही खुश रहने लगी। सारी प्रजा राजा और ध्यानचंद के गुण गाते हुए थकती नहीं थी, क्योंकि राजा बहुत ही अच्छे अच्छे काम करके राजा प्रजा की भलाई किया करता था और प्रजा बहुत ही राजा से खुश थी। नगर में प्रजा और राजा दोनों खुश रहें तो वह राज्य बहुत ही फलता फूलता रहता है। इसलिए उस राज्य में कोई भी किसी भी चीज़ की कमी न होने के कारण प्रजा बहुत ही खुशी रहा करती थी। इसीलिए तो कहा गया है कि ज्ञान वह निधि है जो आपको सबसे ऊंचे आसन पर बिठा सकती है। जैसे ध्यानचंद को उसके ज्ञान के द्वारा राजा ने अपने
बराबर वाले आसन में जगह दे दी और ध्यानचंद बहुत ही खुश था। खुश इसलिए था कि उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसके अंदर के ज्ञान ने।